हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। हम लोग हिस्ट्री तक का तो कर लिए थे 31 ईयर का। आज से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही कम पेज में ये क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, तो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। ये आपका जो पहला प्रश्न है 2024 का है, जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो टॉपिक है वहाँ से है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा का अस्थायी सभापति कौन थे। अस्थायी सभापति सच्चिदानंद सिन्हा थे और जो राजेंद्र प्रसाद थे वो अस्थायी थे। ठीक है। सी राजगोपालाचारी क्या थे, तो सी राजगोपालाचारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, जो कि 1948 से 50 तक रहे, और जो आपके सी राजगोपालाचारी थे और महात्मा गांधी जी के भी वो करीबी थे। उन्होंने भारत के स्वशासन परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि वे संविधान सभा के नेतृत्व में शामिल नहीं थे और उन्होंने इसके अंतिम अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया। दूसरा आपका जो ऑप्शन था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये भी अस्थायी अध्यक्ष नहीं थे। इनके बारे में है बात की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कानूनी और सामाजिक ढांचे को आकार देने में इन्होंने महत्वपूर्ण जो है कि भूमिका निभाई, और इनको मौलिक अधिकार, अभिशासन और सामाजिक न्याय में उनके योगदान के कारण ही इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन वे संविधान सभा के अंतिम अध्यक्ष नहीं थे। टी.टी. कृष्णामाचारी जो ऑप्शन में है वो भी प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं। बाद में उन्होंने भारत के वित्त मंत्री, टी.टी. कृष्णामाचारी भारत के वित्त मंत्री के रूप में काम किए हैं। उन्होंने आर्थिक नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें औद्योगिकीकरण और वित्तीय सुधारों में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। हालांकि वे किसी भी तरह से संविधान सभा के अध्यक्ष पद से नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न था, जिसका आंसर आपका था सी राजगोपालाचारी। सच्चिदानंद सिन्हा था आपका। और कौन नहीं होगा, तो ए, बी और सी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, अम्बेडकर और टी.टी. कृष्णामाचारी जो है अंतिम अध्यक्ष नहीं रहे हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस एक एक्ट के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो ये 1833 का चार्टर एक्ट है। ठीक है, ये 2023 का यूपीएससी का प्रश्न है आपका। 1833 का जो चार्टर अधिनियम भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था, और मतलब केंद्रीकरण की दिशा में 1833 का जो है चार्टर अधिनियम अंतिम जो है कि कदम था। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को अभी एक तरह से भारत का गवर्नर जनरल पद दे दिया था। ठीक है, तो जिससे उसे संपूर्ण ब्रिटिश शासित भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नागरिक और सैन्य अधिकार प्राप्त हो गए थे। इसके साथ ही लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसके बारे में जो नोट है देखिए, इस अधिनियम यानी कि जो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है वो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर के विधायी शक्तियों को प्राप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत कानून को रेगुलेशन के बजाय अब अधिनियम यानी कि एक्ट के रूप में संदर्भित किया गया। 1833 का ही चार्टर अधिनियम के एक्ट के रूप में संदर्भित किया गया था। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक वाणिज्यिक इकाई के रूप में भूमिका थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब वो वाणिज्यिक इकाई नहीं रहा, इसे अब विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको प्रशासनिक निकाय में चेंज किया गया था। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रश्न था। चलिए हम लोग थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत बांट दिए गए थे। ठीक है, अब इसमें से कौन से हैं जो आरक्षित विषय माने गए थे, तो आपका 1, 3, 4 यानी कि स्थानीय स्वशासन तो आरक्षित हो ही नहीं सकता, ये तो हस्तांतरित कर दिया गया था राज्यों को, तो इसमें आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। तो 1, 3, 4 आपका आंसर होता है। ठीक है, तो जो आपका आरक्षित और हस्तांतरित विषय है इसमें कानून और व्यवस्था, भूमि, राजस्व,
न्याय प्रशासन, वित्त और पुलिस सेवा जैसे जो भी है वो आरक्षित विषय थे, और गवर्नर इसको अपनी नौकरशाहों की कार्यकारी परिषद के द्वारा नियंत्रित करते थे। और जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्थानीय स्वशासन है, ये हस्तांतरित विषयों के प्रबंधन में थे। और इसे जो है कि विधान परिषद के द्वारा जो चुने गए मंत्रियों के द्वारा इसका जो है कि नियंत्रण किया जाता था। इसका उद्देश्य क्या था? शासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना। हालांकि वास्तविक शक्ति तो अंग्रेजों के पास ही थी, और यह अधिनियम वर्ष 1921 में लागू किया गया। 1919 का जो अधिनियम है वो 2 साल के बाद 21 में लागू हुआ है। ठीक है, नोट देख लेते हैं हम लोग। द्विसदनीय व्यवस्था का बात हुआ था। भारत में विधानमंडल 2 सदनों में निर्मित था इस टाइम। राज्य परिषद, उच्च सदन, निचला सदन, विधानसभा। भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि भी किया गया था। 1919 के जो अधिनियम थे इसके तहत भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि की गई थी। पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार हुआ था। अधिक समुदाय जैसे सिख, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए थे। किसे? सिखों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए थे 1919 में। 1935 में फिर जो महिला वगैरह है उनको दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सीमित मताधिकार का भी बात किया गया था 1919 का अधिनियम में। भारतीयों के केवल एक छोटे से वर्ग जो है धनी संपत्ति के मालिक को वोट देने की अनुमति दी गई थी। बस सीमित मताधिकार, क्योंकि छोटे से वर्ग जो धनी लोग थे, जो संपत्ति के मालिक थे, उनको दिया गया था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार किया गया था किसमें? सिखों में, एंग्लो इंडियंस में एंड यूरोपीय लोगों में। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना। 1935 में फिर अलग से व्यवस्था की गई थी। इसके बाद है आरक्षित बातें और हस्तांतरित, ये तो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। केंद्र और राज्यों के बीच किए गए जो शक्तियों का विभाजन है वो किस योजना के ये पे आधारित है? किस योजना के तहत है? तो जो 1935 का जो अधिनियम था ना, 1935 के अधिनियम के तहत उनके शक्तियों का विभाजन का बात किया गया था। चलिए 1935 भी आ ही गया आपको, इसको डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण मुख्य रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। इस अधिनियम ने 3 सूची प्रणाली में अपनी जो है शुरुआत की थी, संघीय, प्रांतीय और संवर्ती सूची, जिसे बाद में 7वीं अनुसूची में डाल दिया गया था 246 अनुच्छेद के तहत, तथा संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के तहत कुछ संशोधनों के साथ भारतीय संविधान में इसको अपनाया भी गया था। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान सभा ने संविधान के विशिष्ट पहलुओं पर विचार करने के लिए कई समितियां भी बनाई थी, जिसमें संघीय संविधान समिति नेहरू, जिसका मुख्य कार्य क्या था? संघीय संविधान समिति का मुख्य कार्य था कि जो संघीय ढांचा है, संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है उसको परिभाषित करना, जिसका नेहरू अध्यक्ष बने थे। B.R. अम्बेडकर का जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनका अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया था इनके द्वारा। और J.V. कृपलानी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी जो हैं वो संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन वो संघीय संविधान समिति की अध्यक्षता वो नहीं किए थे, इसलिए आंसर आपका नेहरू होगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये मिलाने के लिए दिया गया है कि कौन से देश से हम लोगों ने क्या लिया है। तो आपको ये तो सब पता है, DPSP आयरलैंड से, मूल अधिकार अमेरिका, संघ राज्य संबंध संवर्ती सूची भारत राज्यों का एक संघ है, ये कनाडा से लिया गया है। अब आते हैं हम लोग आपका मूलभूत अवधारणाएं, सेकंड टॉपिक है। सार्वभौम रूप से विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? ये 2023 का आपका प्रश्न है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 7 नंबर ए। विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। विधि की सम्यक प्रक्रिया जो है ये इस अभिप्राय है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक तो ये पहले तो बात है कि ये अमेरिका से लिया गया है। विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत केवल यह परीक्षण करता है कि क्या
कोई कानून किसी व्यक्ति को जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए मौजूद है, किसी व्यक्ति को उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित कर देगा, बल्कि इसकी निष्पक्ष और न्याय और गैर मनमानी का भी आकलन करता है। कानून विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है उसके विपरीत, जहां न्यायपालिका केवल कानून की वैधता और क्षमता पर ध्यान केंद्रित करती है, सर्वोच्च न्यायालय विधि की सम्यक प्रक्रिया के मामले में कानून के तर्क और तर्कसंगतता का भी मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो डिफरेंस है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और जो है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया। कानून के तर्क और तर्कसंगतता का भी मूल्यांकन करता है विधि की सम्यक प्रक्रिया, जबकि जो विधि की सम्यक प्रक्रिया है मुख्य रूप से कानूनी प्रक्रियाओं से संबंधित है। यह कानून प्रवर्तन में निष्पक्षता और न्याय पर भी जोर दे रहा है, जो कि न्याय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों जैसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, ये जो है निष्पक्ष न्यायाधिकरण के अधिकार के लिए भी रखा गया है। तो इस तरह से आपका BCD तो सही नहीं है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, इसका अर्थ क्या होता है कि कानून तब तक वैध है जब तक कि वह सही विधायी प्रक्रिया का पालन कर रहा हो, सही तरीके से जो है कि कानून अपना चल रहा है, भले ही वह अनुचित हो। भारत में अनुच्छेद 21 का मतलब है कि इस सिद्धांत का पालन करता है कि न्यायालयों को विधायिका के द्वारा विधिवत अधिनियमित किसी भी कानून को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। न्यायालय जो है वो विधायिका के द्वारा जो विधिवत अधिनियमित जो उसका नियम है अगर वो देता है तो कानून को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। सम्यक प्रक्रिया के विपरीत यह कानून की निष्पक्षता का आकलन नहीं करता है। हालांकि मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद जो है 1978 में आया था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सम्यक प्रक्रिया के तत्वों को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 21 का फिर विस्तार किया। ठीक है, वही सेम चीज़ जो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति कानून को सुसंगत प्रवर्तन सुनिश्चित करता है, और लेकिन यह गारंटी नहीं देता है। जो निष्पक्ष प्रयुक्ति है ये कहता है कि कानून स्वयं न्याय संगत है। सम्यक प्रक्रिया आगे बढ़ती है, कानून की निष्पक्षता और इसके कार्यान्वयन दोनों का परीक्षण करती है। मनमाने ढंग से हिरासत की अनुमति देने वाला कानून निष्पक्ष रूप से लागू हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अन्यायपूर्ण हो सकता है ये, क्योंकि मनमाने ढंग से आप किसी को हिरासत में नहीं ले सकते। सम्यक प्रक्रिया अदालतों को ऐसे कानून को ख़त्म करने की अनुमति देता है, जबकि निष्पक्ष अनुप्रयोग केवल गैर भेदभावपूर्ण प्रवर्तन को सुनिश्चित करता है। तो विधि की समक्षमता यह सुनिश्चित करता है कानून के तहत सभी व्यक्तियों के साथ आप समान व्यवहार कीजिए, लेकिन यह कानून की निष्पक्षता का तो आकलन नहीं करता। सभी नागरिकों पर समान रूप से अत्यधिक कर लगाने वाला कानून अभी भी अन्यायपूर्ण है। ठीक है, अब अभी आप देख ही रहे हो महिलाओं के साथ जो बिल पास नहीं हुआ, तो विधि की समक्ष क्षमता कहाँ से है। ठीक है, चलिए, कानून एवं निष्पक्षता के शासकों को मानकों को ये पूरा करता है, जबकि कानून के समक्ष समानता केवल एक समान अनुप्रयोग की गारंटी देता है। ठीक है, यह कहना अतार्किक होगा कि यथोचित विधि प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के समान है। यहाँ तक कि दोनों को सरलता से पढ़ने से भी यह प्रमाणित हो सकता है कि दोनों तो अलग अलग है, विधि प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, एक तो कानून पढ़ रहे हो और कानून के द्वारा स्थापित जो नियम आपके ऊपर ये डाला गया है, वो दोनों में अंतर है। ठीक है, तो इस विकल्प को बी को अगर हटा दें तो विधि के समक्ष समानता यानी कि अनुच्छेद 14, यथोचित विधि प्रक्रिया अनुच्छेद 21 दोनों अलग अलग हैं। विधि के समक्ष समानता कहता है कि हम दोनों में भेदभाव नहीं करेंगे, और विधि प्रक्रिया जो अनुच्छेद 21 आपको पता है अनुच्छेद 21 किस तरह से लागू कर सकते हैं हम लोग, इसलिए इन्हें एक जैसा कहना स्पष्ट रूप से गलत है। अप्राकृतिक न्याय का अर्थ होता है न्याय संगत व्यवहार, निष्पक्षता, सुनवाई का अधिकार, कोई पक्षपात नहीं, केवल निष्पक्ष अनुप्रयोग की तुलना में बहुत अधिक व्यापक समग्र है, इसलिए इसके सत्य होने की अधिक संभावना है। ठीक है, तो ज़्यादा संभावना उसी का है। 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है कौन सा कथन। कोई देश है, अगर उसके संविधान की सारी बातें हैं तो कौन सा ऐसा कथन में वो झलक रहा है बातें, या आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। संविधान जो है
क्या जो आवश्यक विधि है उसके निर्माण का उद्देश्य है, विधि निर्माण का क्या उद्देश्य है उसके बारे में बताता है संविधान। राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है क्या संविधान। सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है क्या संविधान। यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता, सामाजिक सुरक्षा को प्रतिबद्ध करता है। तो आंसर बताइए क्या होगा। 8वां का प्रश्न का आंसर बताओ। यस, ये तो पता है। सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध कर सकता है। ये संविधान जो है इसका प्रयोजन का सर्वोत्तम रूप जो है यही है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। एक तो संविधान आपका मौलिक दस्तावेज है, राज्य के मूलभूत कानून, सिद्धांत और संरचना को ये रेखांकित कर देता है। इसमें से देखिए और कोई ऑप्शन आपको खुद ही नहीं लगेगा। आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। संविधान में ऐसा सिर्फ नहीं है कि विधि के निर्माण की बात करें, राजनीतिक पद और सरकार के सृजन को सुकर बना दे। ये सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, ठीक है, क्योंकि सभी सरकारी कार्यों का मार्गदर्शन करता है। ये एक कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक साधन के रूप में एक दस्तावेज टाइप से है जो कार्य करने के लिए दिशा निर्देश देता है। सर्वोच्च कानून के रूप में ये कार्य करता है जिसके तहत सभी नियम और संस्थाएं चलती हैं। और संविधान नागरिक के अधिकारों को ये परिभाषित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि क्या राज्य के द्वारा उनके अधिकारों का उल्लंघन ना हो। राजनीतिक रूप से यह सरकार की शक्तियों को स्थापित, वितरित और सीमित करता है, जबकि सामाजिक रूप से यह राज्य के लिए साझा मूल्य और नागरिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। सरकार की शक्तियों को स्थापित करता है, वितरित और सीमित भी करता है। सामाजिक रूप से यह राज्यों के साझा मूल्य और नागरिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो इस तरह से ये आंसर आपका सी होगा। 8 नंबर प्रश्न 2023 यूपीएससी का बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, पूरा 2023 का क्वेश्चन जो है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। मतलब कौन सा ऐसा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। राज्य का मतलब क्या है, क्या ये व्यक्तियों का एक समुदाय है, ठीक है, एक सेकेंड क्या ये व्यक्तियों का एक समुदाय है जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग के भीतर स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं और जिसको एक संगठित सरकार मिला हुआ है। तो यही सही है क्योंकि एनसीईआरटी में 2 कॉपी यही लाइन आपका लिखा हुआ है। तो यूपीएससी का जो भी प्रश्न रहता है आप अभी भी विश्वास नहीं करोगे, एनसीईआरटी का बुक खोल लो, यूपीएससी का पीवाईक्यू और बीपीएससी का पीवाईक्यू का सारा चीज़ मैक्सिमम आपको वहाँ से मिल जाएगा। बाकी एक्ट फैक्ट तो आपका बहुत सारा गाइड वाइड से मिल सकता है, लूसेंट से मिल सकता है। और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह घटना चक्र से पढ़ के आप जाओगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। तो एडो का क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि किस लेवल पे बीपीएससी अब जा रहा है, ठीक है। इसमें सीट कम है, इसमें आपका 12 लाख लोग थे इसको छांटने के लिए, एक ही एग्ज़ाम है, क्वेश्चन को हार्ड किया है, पर ऐसे भी आप 72 का क्वेश्चन देखोगे अब उसका लेवल हाई हो रहा है बीपीएससी का। आपको बस जो किसी तरीके से काम चलाओ नहीं पढ़ना है कि लूसेंट पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, वो पढ़ लिए, तो आपको बस एनसीईआरटी करना ही होगा, ठीक है। चलिए, ये 2 कॉपी 9 एनसीईआरटी का है। चलिए हम लोग बॉक्स को देखते हैं। राज्य के अधिकार एवं कर्तव्य पर मोंटेविडियो सम्मेलन हुआ था। राज्य के जो अधिकार हैं और कर्तव्य पर मोंटेविडियो सम्मेलन 1933 के तहत हुआ था। और राज्य शब्द को राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता प्राप्त राज्य के 4 आवश्यक तत्वों के प्रयोग के द्वारा सुपरिभाषित किया गया था। एक तो जनसंख्या होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए। जनसंख्या व्यक्तियों का एक समुदाय, क्षेत्र होता है भौगोलिक क्षेत्र, सरकार है एक संगठित राजनीतिक प्राधिकरण और संप्रभुता का मतलब है बाहरी नियंत्रण से हमें सुरक्षा, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, 2021 का है आपका। कह रहा है कि किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है।
कौन सी ऐसी बात है जो लोकतंत्र के बारे में सर्वोत्तम सुरक्षा देता है? तो आपका शक्तियों का पृथक्करण है यहाँ पे, केंद्रीकरण नहीं है। केंद्रीकरण वगैरह जो है चाइना वगैरह जैसे देश में जिस वहाँ पे राजतंत्र होता है, ठीक है। तो शक्तियों का पृथक्करण का मतलब ही है आपका कि यहाँ पे लोकतंत्र है और सरकार जो है विभाजित है। शक्ति का केंद्रीकरण नहीं है, विकेंद्रीकरण है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख है। तो इस तरीके से डी सही है आपका। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो संपत्ति के अधिकार की बताओ कि क्या स्थिति है? ये क्या विधिक अधिकार है? क्या ये विधिक अधिकार नहीं है? क्या मूल अधिकार है ये, या फिर विधिक अधिकार है? क्या है बताइए। आंसर आपका 11 का। भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? विधिक अधिकार, मूल अधिकार से तो हटा दिया गया है ना इसको, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर है आपका। तो यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो मूल अधिकार नहीं है आपका। संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। संपत्ति का अधिकार को अनुच्छेद 19 का 1 के F के तहत रखा गया था और अनुच्छेद 31 के तहत मूल अधिकार में शामिल किया गया था। बट 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में मूल अधिकारों की सूची से इसको हटाकर अब 300 अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। 300A संपत्ति का अधिकार किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध एक विधिक अधिकार है। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। यह निम्नलिखित में से कौन सी है? 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, जो है गांधीवाद और जो है कि मार्क्सवाद, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपका क्या है बताइए। गांधीवाद और मार्क्सवाद, ये इसका आंसर आपका ए जो है ये है ए। ए आंसर है आपका जो है गांधीवाद और मार्क्सवाद के बारे में, ठीक है। तो आपका ए आंसर है। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच क्या आपका सहमति, समान सहमति पाई जाती है। यह निम्नलिखित में से कौन सी है? एक अति लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, ये दोनों का एक ही धारणा था। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच आम सहमति थी, राज्य विहीन होना चाहिए, वर्ग विहीन समाज होना चाहिए, ये इसका अंतिम लक्ष्य था। किंतु इन अंतिम लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन गांधीवाद और मार्क्सवाद के तहत अलग अलग है। उनका साधन अलग है बट उनका लक्ष्य एक ही था, ठीक है। राज्य विहीन समाज से तात्पर्य क्या है कि केंद्रीकृत सरकार, औपचारिक राज्य संस्थाएं नहीं होती थीं। इसका तात्पर्य सामान्यतः ऐसी व्यवस्था होती थी जहां लोग बलपूर्वक राज्य तंत्र की आवश्यकता के बिना सामुदायिक विकेंद्रीकृत प्रक्रियाओं से स्वयं पर शासन करते हैं। ये है राज्य विहीन समाज का मतलब। कार्ल मार्क्स के अनुसार देखा जाए तो राज्य उत्पीड़न का एक साधन है, पूंजीपति वर्ग का एक अंग है जो केवल वर्ग प्रभुत्व बनाए रखने के लिए कार्य करता है। इसलिए यह वर्ग संघर्ष और क्रांति के लिए प्रयास करता है जिसका परिणाम अंततः एक राज्य विहीन समाज हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भी राम राज्य की अवधारणा दी थी। राज्य एक सामाजिक व्यवस्था है जो राजनीतिक बंधनों से मुक्त हो और स्वशासित व्यक्ति इसमें शामिल हो। इस तरीके से आपका आंसर ए होगा। जो गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान समानता है कि अंतिम लक्ष्य क्या है, राज्य विहीन समाज। गांधी जी भी चाहते थे कि राम राज्य होना चाहिए, व्यक्ति जो है स्वतंत्र हो, स्वशासित हो। कार्ल मार्क्स भी चाहते थे कि राज्य उत्पीड़न से अलग हो और राज्य जो हो वो पूंजीपति वर्ग और ऐसे प्रभुत्व बनाए रखने वाले जो प्रभुत्वशाली लोग हैं उनसे थोड़ा ये स्वतंत्र हो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन 13 जो है इसको देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। आंसर आपका है लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण।
नौकरशाही में कौन सा उपयुक्त नौकरशाही का मतलब क्या? संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला। संसद से क्या मतलब? संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला, राजनीतिक अस्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला, या फिर लोक नीति को? नहीं 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 नहीं, ये तो सबको पता है, आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। लोक नीति को जो नीतियाँ सरकार बनाती है उसको कार्यान्वित कौन करता है? आपका नौकरशाही वर्ग। ठीक है। नौकरशाही या अधिकार तंत्र सरकार की कार्यकारी शाखा है जो निर्वाचन सरकार सक्षम अधिकारियों के राज्य संबंधी मुद्दों को संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। नौकरशाही का प्रमुख उद्देश्य ही है जो है लोकनीति को लागू करना। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2019 का है ये। किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे जो है उस देश की सामाजिक पूंजी के रूप में हम लोग समझेंगे? सामाजिक पूंजी क्या है? जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात, इसके भवन और आधारिक संरचना, कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का माप, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का अंतर। तो आप 14 का आंसर समझ ही गए होंगे। यस, डी आंसर है आपका। क्योंकि जो सामाजिक पूंजी हम लोग कह रहे हैं तो समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का अंतर। अगर यहाँ पे आर्थिक पूंजी होता तो आपका कार्यशील आर्य समूह हो सकता था आंसर। ठीक है। चलिए डी नंबर देखते हैं हम लोग। आंसर डी है जो सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी का मतलब क्या होता है? ओईसीडी के अनुसार साझा मानदंडों, मूल्य और समझ के साथ नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो समूहों के भीतर या उनके बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाता है। इसमें विश्वास, आपसी समझ, साझा मूल्य और व्यवहार शामिल हैं जो एक समुदाय के सदस्यों को एक साथ बांधते हैं और सहकारी कार्रवाई को संभव बनाते हैं। इस प्रकार की वार्ता लोगों को समुदाय का निर्माण करने, स्वयं को एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध बनाने और सामाजिक ताने बाने के निर्माण में सक्षम बनाता है। तो सामाजिक पूंजी का मतलब ही वही वो सोशल, जितना आपका सोशियोलॉजी वाला पार्ट है। ठीक है ना। चलिए, अगर जनसंख्या में साक्षर लोगों का अनुपात और कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या क्या माप कहते हैं तो ये मानव पूंजी के उदाहरण हैं और ये सामाजिक पूंजी का उदाहरण नहीं हो सकता। मानव पूंजी है, जबकि भवन वगैरह ये सब जो है वो भौतिक पूंजी है। ये सारे जो टर्म्स हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? एनसीईआरटी से लिए गए। एक एक लाइन आपका एनसीईआरटी का है। सारा क्वेश्चंस जो है यूपीएससी वहीं से आज भी देता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एनसीईआरटी को बहुत ही संक्षेप में जल्दी जल्दी जो नोट्स आप लोग बनाए हैं उसका रिवीजन करेंगे हम लोग। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक सेकेंड। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो जो वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया है इसको कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जो एक सिद्धांत है उनका, उसके द्वारा समझाया है कि वर्ग संघर्ष एक्चुअली था क्या। ठीक है, एक्चुअली है क्या। कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, दार्शनिक आधार है उसका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। यह दावा करते हैं वो कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति विभिन्न आर्थिक वर्गों के बीच विरोधाभासों और संघर्ष के माध्यम से होता है। जो असमानता है हमारा, उसके कारण जो विरोधाभास होता है, इसके वजह से क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। मार्क्स ने कहा कि मानव इतिहास केवल विचारों की अपेक्षा भौतिक परिस्थितियों से आकार ले लेता है। सिर्फ विचार ही नहीं, भौतिक परिस्थितियाँ से उसका जो है मानव इतिहास बन जाता है। सर्वहारा वर्ग जो है पूंजीवती वर्ग के बीच वर्ग संघर्ष काफ़ी जो है अंततः एक समाजवादी समाज की ओर ले जाएगा। तो ये इनका जो सिद्धांत है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में वर्ग संघर्ष की बात उन्होंने की है। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 2010 का प्रश्न है। ये कह रहा है मूल अधिकार कर्तव्य डीपीएसपी जो है सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में कौन सा पूरा होता है? तो केवल 3, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये सही नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का प्राथमिक संवैधानिक आधार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित है, ना कि मौलिक अधिकार में। उसमें जो आधार है संवैधानिक सहायता कार्यक्रम का, उसमें सिर्फ डीपीएसपी में है, मौलिक अधिकार में ये नहीं है, ना ही मूल कर्तव्य में भी नहीं है। ठीक है।
ये सिर्फ किस में है, आपका डीपीएसपी में संरेखित है, क्योंकि इसमें ना वृद्धों का, दिव्यांगों का, कमज़ोर वर्गों को सामाजिक सहायता देने की बात की गई है। और अनुच्छेद 41 में भी आप देखोगी कि राज्यों को वृद्धावस्था में बीमारी और दिव्यांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का ये प्राथमिक उद्देश्य है। अभी जो बिहार में 1100 रुपया कर दिया गया है ना, पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सब जो भी है दिव्यांग के लिए भी। अनुच्छेद 42 में देखिए क्या है, कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं से संबंधित है ये, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से संबोधित किया जाता है। तो 42 में भी वही बात किया गया है। 41 में तो आपको एक तो उन लोगों को जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके बारे में, फिर कार्य की न्यायसंगत व्यवस्था ये 42 में, 46 में कमज़ोर वर्गों को कल्याण देने के लिए, कल्याणकारी कार्यक्रम चलाने के लिए, ये सारा चीज़ इसमें 46 में दिया गया है। ठीक है, हम लोग आते हैं अब 17 नंबर जो प्रश्न है आपका। इसमें नीचे दिए गए वक्तव्य में देखिए कि क्या कह रहा है ये। पहला तो कथन है आपका कि जो है अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। दोनों सही है, परंतु उसकी व्याख्या नहीं करता है। संविधान में परिभाषा दी गई है कि नहीं दी गई है, इसका अर्थ संवैधानिक निकाय है कि नहीं है, इससे थोड़ी ना होगा। तो इससे सबसे पहले आपका दोनों का रिलेशन देखना होता है, तभी आप इस कथन और कारण वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एक तो अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया ही नहीं गया है, तो ये भी सही है, क्योंकि जैसे कि अनुच्छेद 29 है और अनुच्छेद 30 है, तो इसमें कहा गया है कि ये अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि कुछ अल्पसंख्यक समूहों को मान्यता भी दी गई है और उनको सुरक्षा की गारंटी भी दी गई है, लेकिन संविधान में कहीं भी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 92 जैसे कानूनों की आवश्यकता अनुसार परिभाषा निर्धारित करने का अधिकार दिया तो गया है, पर कहीं शब्द ये नहीं दिया गया। जैसे मंत्रिमंडल शब्द नहीं दिया गया, आप पढ़े होंगे बहुत बार क्वेश्चन ना। चलिए, आर भी तो सही है ना कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, और संवैधानिक नहीं है ये, इसे संसद के द्वारा पारित किया गया है ना, संविधान में ये पहले से नहीं है। जब संसद से पारित किया जाता है तो संवैधानिक नहीं होता है वो। ठीक है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 92 जो है वो निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और जो है कि सीएजी आदि की तरह जो है विपरीत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, मतलब उनकी विपरीत जो है यह एक सांविधिक निकाय है, क्योंकि बाकी निर्वाचन आयोग ये सब जो है संवैधानिक है और ये सांविधिक है, संवैधानिक नहीं है, क्योंकि संविधान के द्वारा नहीं है, ये संसद के द्वारा पारित किया गया है। ठीक है, यह तथ्य है कि जिस तरह से आप ये पढ़ते हो ना, ज्योग्राफी वाला जो क्वेश्चन है कि कौन सी जो नदी है, मतलब हिमालय बनने के पहले, वो मतलब वो वाला क्वेश्चन पढ़ते हो ना, सिंधु नदी ये सब, तो उस टाइप से ही ये है कि ये पहले से नहीं बना हुआ था, ये बाद में बना है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया आपका। अब टॉपिक चेंज हो गया 18 प्रश्न के बाद, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत फिर लॉन्ग वीडियो आप देख नहीं पाओगे इतना, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।